हाय गाइस आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आज हम जो स्टोरीज़ आपको सुनाने जा रहे हैं वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। तो चलिए, पहली स्टोरी है बाज और चूहे की कहानी। एक गाँव में एक किसान रहता था। एक बार उसे कहीं से बाज का एक अंडा मिला। उसने वो अंडा मुर्गी के अंडे के साथ रख दिया। मुर्गी उस अंडे को अदर अंडों के साथ सेने लगी। कुछ ही दिनों में मुर्गी के अंडे में से चूजे निकल आए और बाज के अंडे में से बाज का बच्चा चूजों के साथ पलने लगा और वो चूजों के साथ खाता पीता खेलता इधर उधर फुदकता बड़ा होने लगा। चूजों के साथ रहते हुए उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो चूजा नहीं बल्कि बाज है। वो खुद को चूजा ही समझता था और हर काम उन्हीं की तरह करता था। जब उड़ने की बारी आई तो उन्हें चूजों की देखा देखी वो भी थोड़ी ही ऊंचाई तक उड़ा और फिर वापस ज़मीन पर आ गया। उसका भी ऊंचा उड़ने का मन करता, लेकिन जब वह सबको थोड़ी ही ऊंचाई तक उड़ता देखता तो वह भी उतनी ही ऊंचाई तक उड़ता। ज़्यादा ऊंचा उड़ने की वह कोशिश ही नहीं करता था। एक दिन उसे ऊंचे आकाश में एक बाज को उड़ते हुए देखा। इतनी ऊंचाई पर उसने किसी पक्षी को पहली बार उड़ते हुए देखा था। उसे बड़ा अचरज हुआ। उसने चूजों से पूछा, वो कौन है भाई जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? चूजे बोले, वो पक्षियों का राजा बाज है। वह आकाश में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। दूसरा कोई पक्षी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। फिर बाज ने पूछा, अगर मैं भी उसके जैसा उड़ना चाहूँ तो चूजे बोले, कैसी बात करते हो? तुम भूलो मत, तुम एक चूजे हो, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, बाज जितना नहीं उड़ पाओगे। इसीलिए बेकार में ऊंचा उड़ने के बारे में मत सोचो। जितना उड़ सकते हो उतना ही में खुश रहो। फिर बाज ने यह बात मान ली और कभी ऊंचा उड़ने की कोशिश नहीं की। बाज होने के बावजूद वो पूरी जिंदगी मुर्गी की तरह जीने लगा। इस कहानी से ये सीख मिलती है, सोच और दृष्टिकोण का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। दूसरी स्टोरी है जंगल का भूत। नदी किनारे एक बहुत सुंदर गांव था। वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। लोगों में एकता भी बहुत थी। सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे के काम में हाथ बटाते थे। कभी किसी से भी नाराज़गी नहीं होती थी। उस गांव में कुछ बड़े लोग भी रहते थे और कुछ छोटे लोग भी थे, जिसमें से अधिकतर लोग किसान थे। गांव के बगल में एक बहुत ही घना जंगल था। वो जंगल देखने में ही तो बहुत ही सुंदर था, लेकिन उतना ही डरावना था। उस जंगल में एक बहुत ही डरावना भूत रहता था। वो भूत इतना शैतान था कि रात में हर 1 से 2 दिन बाद किसी न किसी को मारकर ही दम लेता था। दिन में जो भी उस जंगल में जाता था उसको भूत कुछ नहीं करता था, लेकिन जैसे ही रात होती थी वो गांव वालों को परेशान करना शुरू कर देता था। गांव वाले बहुत डरे रहते थे। उसके डर से शाम होते ही सब अपने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेते थे और पूरे गांव में सन्नाटा फैल जाता था। भूत जब रात को गांव में आता था तो कभी किसी पशुओं को नुकसान पहुंचाता तो कभी किसी आदमी को डराता था। उसके डर से कभी कोई रात को घर से बाहर नहीं निकलता था। उस भूत ने इतना दहशत फैला दिया था कि गांव के लोग थर थर कांपते थे। गांव वाले जब भूत से बहुत परेशान हो गए तो सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए। एक दिन एक बड़े ज्ञानी साधु उस गांव से गुजर रहे थे। गांव के एक आदमी ने उस साधु को देखा और उसके पास जाकर उसका पैर पकड़ लिया और बोला, बाबा हमें बचा लो, हम सारे गांव वाले बड़ी मुसीबत में हैं। साधु बोला कि बेटा क्या बात है, तुम मुझे साफ साफ बताओ। तो उस आदमी ने साधु को गांव में लेकर आया और
सारे गांव वालों को इकट्ठा किया और बोला, बाबा हमारे गांव में रोज़ रात को एक भूत आता है और वो हम लोगों को इतना डराता है कि हम अपने घर से बाहर निकलने में थर-थर कांपते हैं और आप इस भूत से बचने के लिए कोई उपाय बताओ। तभी पीछे से सारे गांव वाले बोलने लगे, हाँ बाबा, इस भूत से हमारा पीछा छुड़वा दो। साधु ने गांव वालों की बात ध्यान से सुना और बोला कि भूत जहाँ रहता है वो जगह दिखाओ मुझे। तो गांव वालों ने साधु को लेकर जंगल में चले जाते हैं। साधु अपने तंत्र मंत्र से भूत को काबू में लाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब हो जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता। फिर वो दूसरे दिन भी कोशिश करता है। बहुत कोशिश करने के बाद उसके दिमाग में एक उपाय आता है और सब गांव वालों से कहता है कि अब आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। भूत तो बस रात के अंधेरे में आता है, वो दिन में कभी नहीं आता है। इसका मतलब उसे रोशनी से बहुत डर लगता है और अगर हम रोशनी का सहारा लें तो भूत से छुटकारा पाया जा सकता है। साधु की बात सुनकर सभी गांव वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं कि रात में हम गांव के अंदर और बाहर रोशनी ही रोशनी फैला देंगे। दूसरे दिन सभी गांव वाले मिलकर अपने अपने हाथ में मशाल लेकर गांव के चारों तरफ चले गए और सब जगह मशाल की रोशनी फैला दी। रात को जब भूत जंगल से निकलकर गांव में जाता है तो सभी गांव वालों के हाथ में मशाल देखकर डर जाता है और वापस जंगल की ओर भागकर एक पेड़ में छिप जाता है। उसके पीछे पीछे गांव वाले भी जंगल में पहुंच जाते हैं। सब मिलकर उस साधु की मदद से उस भूत को पकड़ लेते हैं। साधु ने उस भूत को एक पेड़ में बांध दिया और गांव वालों से कहा कि उस पेड़ के साथ भूत को जला देते हैं। सब गांव वाले साधु बाबा को धन्यवाद देते हैं और वहां से वापस अपने घर आते हैं। बिना किसी डर के हंसी खुशी से रहने लगते हैं। अब उनको किसी भी भूत से डर नहीं रहता है। तो गाइस, जंगल का भूत की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब हमारी अगली स्टोरी है ज़मीन से निकला भूत। ये कहानी है रीमा नाम की लड़की की। रीमा जब छोटी थी तभी से उसको भूत प्रेतों की कहानी पढ़ना, उनकी वीडियो देखना, ये सब बहुत अच्छा लगता था। रीमा को जितना भूतों के बारे में जानना अच्छा लगता था उतना ही वो भूतों से डरती थी। थोड़ी सी भी आहट सुन के वो डर जाया करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और देखते देखते रीमा शादी के लायक हो गई। रीमा के घर वालों ने उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढा और उसकी शादी करा दी। रीमा शादी के बाद अपने ससुराल चली गई। वहाँ पे बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिताने लगी। घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। पैसों की कमी के कारण रीमा का पति उसे गांव में ही छोड़कर दूसरे शहर कमाने चला गया ताकि कुछ आमदनी हो सके और घर की स्थिति भी सही हो जाए। रीमा के पति का नाम संतोष था। संतोष वहाँ काम करने लगा और शहर से पैसे गांव भेजने लगा। जब स्थिति सामान्य हुई तो एक दिन रीमा ने संतोष को कहा कि मुझे भी शहर घूमना है, मुझे अपने पास ले चलो। संतोष ने अपने घर वालों से बात की। सबने हाँ बोल दिया कि ठीक है, बहू भी कुछ समय शहर घूम लेगी। फिर संतोष अपने ऑफिस से छुट्टी लेके गांव आ गया रीमा को अपने साथ ले जाने। शहर पहुंचने के बाद वो लोग एक किराए के मकान में रहने लगे। वहाँ पे और भी किराएदार रहते थे। वहीं रीमा की दोस्ती पड़ोस में रहने वाली सुमन नाम की लड़की से हुई। कुछ दिन अच्छे से बिताने के बाद एक रात रीमा को किसी आदमी की दर्द भरी आवाज़ में चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुन के रीमा डर के मारे उठ गई और अपना वहम समझ के फिर से सो गई। उसके बाद हर रात ऐसा सिलसिला चलता रहा। फिर एक रात रीमा ने संतोष को ये बात बताई। संतोष ने
इसे रीमा का वहम बता के इस बात को टाल दिया। एक रात संतोष काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ था और रीमा उस रात अकेले सो रही थी। तभी अचानक उसके पलंग के पास एक परछाई आके खड़ी हो गई और रीमा का नाम पुकारने लगी। रीमा घबरा कर जोर से चिल्लाई। रीमा की चीख सुनकर पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली सुमन दौड़कर उसके घर आ गई, पर तब तक वो परछाई गायब हो चुकी थी। उसके दूसरी रात रीमा को सपने में वही परछाई दिखी। उस परछाई ने सपने में बताया कि उसकी अस्थियां इस कमरे के नीचे दफन है, उनको बाहर निकाल के उसे मुक्त करो। रीमा सपने से घबरा के उठ गई और ये बात अपने पति संतोष को बताई, पर संतोष ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और वापस सो गया। दूसरे दिन जब संतोष अपने काम पे गया तब रीमा ने उस कमरे की खुदाई करना चालू कर दिया, पर उसे वहाँ पे बस एक बॉक्स मिला। रीमा ने जैसे ही उस बॉक्स को खोला, उसमें से तेज़ आवाज़ के साथ एक काला साया निकला और वो रीमा के शरीर में घुस गया। तभी से रीमा की ज़िंदगी बिल्कुल नर्क बन गई। रीमा ने सबसे बात करना बंद कर दिया। बार बार उसे नशा करने का मन करने लगा। कितना भी खाना खा ले वो उसका पेट नहीं भरता था। ये सब देख के संतोष परेशान होने लगा। जब रीमा ने खुद को मारने की भी कोशिश की तब संतोष अपनी नौकरी छोड़ के उसे अपने गांव ले गया। वहाँ पे भी रीमा ने वही हरकतें चालू रखी। रीमा के सास ससुर को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि वो किसी भूत प्रेत के वश में है, इसीलिए उन्होंने रीमा को दरगाह पे ले गए। वहाँ पे एक बाबा ने रीमा के अंदर से उस भूत को निकाला और उसके हाथ में धागा बांध दिया, जिसके बाद रीमा ठीक हुई और उसके बाद वो कभी शहर नहीं गई और संतोष भी अब अपने गांव में ही काम करने लगा। बस रीमा की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा स्टोरी कैसी लगी और इसे स्टोरी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अब हम आपको सुनाते हैं ब्राह्मण और सांप की कहानी। एक बार की बात है, किसी नगर में हरिदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास खेत थे, लेकिन उनमें ज़्यादा पैदावार नहीं होती थी। एक दिन हरिदत्त अपने खेत में एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था। जैसे ही हरिदत्त की आँख खुली, उसने देखा कि एक सांप अपना फन फैलाए बैठा हुआ है। ब्राह्मण को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण सांप नहीं है, बल्कि कोई देवता है। ब्राह्मण ने निर्णय लिया कि वो आज से इस देवता की पूजा करेगा। हरिदत्त उठा और वहीं कहीं से जाकर दूध ले आया। उसने मिट्टी के बर्तन में सांप को दूध पिलाया। दूध पिलाते समय हरिदत्त ने सांप से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे देव, मैं आज तक आपको साधारण सांप समझ रहा था, मुझे माफ़ कर दीजिए। अपनी कृपा दृष्टि से मुझे बहुत सारा धन धान्य प्रदान करें प्रभु। ऐसा कहकर हरिदत्त अपने घर वापस आ गया। अगले दिन जब वह अपने खेत पहुंचा तो उसने देखा कि जिस बर्तन में उसने कल सांप को दूध पिलाया था, उसमें एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ है। हरिदत्त ने वो सिक्का उठा लिया। अब हरिदत्त रोज़ सांप की पूजा करने लगा और सांप रोज़ उसे एक सोने का सिक्का देने लगा। कुछ दिन बाद हरिदत्त को दूर किसी देश जाना पड़ा, तो उसने अपने बेटे से कहा कि तुम खेत में जाकर सांप देवता को दूध पिला आना। अपने पिता की आज्ञा से हरिदत्त का बेटा खेत में गया और सांप के बर्तन में दूध रखाया। अगली सुबह जब वह सांप को दूध पिलाने गया तो उसने देखा कि वहाँ सोने का सिक्का रखा हुआ है। तो हरिदत्त के बेटे ने वो सोने का सिक्का उठा लिया और मन ही मन सोचने लगा कि ज़रूर इस सांप के बिल में सोने का भंडार है। उसने सांप के बिल को खोदने का फैसला किया, लेकिन उसे सांप का बहुत डर था। हरिदत्त के बेटे ने योजना बनाई कि जैसे ही सांप दूध पीने आएगा तो वह उसके सिर पर लाठी मार देगा, जिससे सांप मर जाएगा। सांप के मरने के बाद मैं तसल्ली से बिल खोदूंगा और उसमें से सोना निकालकर अमीर आदमी बन जाऊंगा।
लड़के ने अगले दिन ऐसा ही किया, लेकिन जैसे ही उसने सांप के सिर पर लाठी मारी तो वो मरा नहीं बल्कि गुस्से से भर उठा। सांप के क्रोध में लड़के के पैर में अपने विष भरे दांतों से काटा और लड़के की उस समय मौत हो गई। हरिदत्त जब वापस लौटा तो उसे यह जानकर बहुत दुख हुआ। कहानी से सीख मिलती है बच्चों, लालच का फल हमेशा बुरा होता है, इसीलिए कहते हैं कि कभी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी है हमें उसी में से संतोष करना चाहिए और हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए। तो गाइस, आप सबको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा।